नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की पे। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ चारों मेहमान स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज दशहरा है तो आप सबको पहले बहुत बधाई। हमारे सारे व्यूअर्स को आज विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। और दशहरे के दिन जो खबर आई हिंदुस्तान में जो हुआ वो तो आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुए नरसंहार से। जी हां, नरसंहार हुआ है पीओके में और पाकिस्तान की आर्मी वहां चुन चुनकर प्रदर्शनकारियों को गोली मार रही है। पाकिस्तान की आर्मी की गोली से अभी तक 46 लोग मारे जा चुके हैं पीओके के अंदर, जबकि 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हैं। आपको आज बहुत सारी तस्वीरें हम दिखाएंगे, बहुत सारे वीडियोज आए हैं पीओके से, वो आज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी कत्लोगारत वहां पर पाकिस्तान की फौज मचा रही है। तस्वीरें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की आपको दिखाएंगे, जहां से यूं तो तस्वीरें निकलना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन इस बार पाकिस्तान की फौज ने वहां पर बेगुनाहों को यूं चुन चुन के मारा है कि लोग खुद ही वहां की असलियत दुनिया को बताना चाहते हैं और बता रहे हैं। मीडिया बैन है, इंटरनेट चल नहीं रहा है, विदेशी मीडिया को वहां जाने नहीं दिया जाता है। इस सब के बीच ये तस्वीरें पीओके के कुछ लोग ही शेयर कर रहे हैं। आज़ादी की मांग को लेकर, अपने हक की लड़ाई को लेकर पाक अधिकृत कश्मीर के लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। पिछले 3-4 दिनों से ये प्रोटेस्ट उग्र थे। प्रदर्शनकारी यूं तो शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात पाकिस्तान की सरकार के सामने रखना चाहते थे, लेकिन जब उनकी तादाद को देखते हुए और उनके गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान की फौज को वहां पर अपने सिपाही भेजने पड़े। पंजाब से जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां से पुलिस वाले भेजने पड़े, रेंजर्स को भेजना पड़ा। तो उसके बाद से सीधा टकराव हुआ जिसमें अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें पुलिस वालों की भी मौत हुई है, पाकिस्तान की फौज के भी कुछ लोग मारे गए हैं। और इतना गुस्सा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है कि इन्होंने कई पाकिस्तान के पुलिसकर्मियों, उनके फौज के सिपाहियों को हॉस्टेज बना लिया, बंधक बना लिया। कई जगह तो ऐसी तस्वीरें भी आई हैं कि फौजियों की वर्दियां उतारकर खंभों पर टांग दी गई हैं। ये गुस्सा है वहां पीओके के लोगों का। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। तो ये पाकिस्तान की सेना की बर्बरता की कहानी, प्रदर्शनकारियों को चुन चुनकर गोली मारी जा रही है। दूसरी तरफ पीओके के अस्पतालों की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। बड़ी संख्या में घायल वहां पर पहुंचे हुए हैं। जिन लोगों की मौत हुई है, ज़्यादातर मामलों में उनके परिवारों ने और स्थानीय लोगों ने जनाजा तक नहीं उठने दिया। उनकी मांग है कि जब तक उनकी इस आंदोलन की जितनी शर्तें थी या मांगी थी वो पूरी नहीं हो जाती हैं, वो अपने लोगों को अंतिम विदाई भी नहीं देंगे। तो ये हालात बने हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। देखिए, एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ज़मीन पर लेटे हुए आपको पाकिस्तान के पुलिस वाले और फौजी दिख रहे होंगे। ये जब सीधा टकराव वहाँ आंदोलनकारियों से हुआ तो उसमें कुछ यूं पिटे ये पुलिस वाले, और उसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने इनको बचाया भी। लेकिन इनकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके में इस वक्त क्या माहौल है। रास्ता दो, रास्ता दो, जनाजे को रास्ता दो, जनाजे का रास्ता दो। तो आपने देखा वहां पर बुजुर्ग लोग भी अब जलसों में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि गोली चलेगी तो पहली गोली हम खाएंगे। पीओके में पाकिस्तान की आर्मी ने वाकई नरसंहार किया। 46 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करना चाहते हैं, जिनको रोकने के लिए जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे, कंटेनर लगा दिए थे। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के रेंजर्स बड़ी तादाद में वहां पर भेजे गए हैं। और मुजफ्फराबाद में जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ वो किसी तरीके से उसकी तस्वीरें दुनिया को ना दिखें, इसका सारा इंतजाम वहां पर यूं तो पाकिस्तान की सरकार ने कोशिश करने का प्रयास किया, लेकिन सारी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। इन लोगों की मांग क्या है? ये लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक, पहले तो अब जितने लोगों की मौत हुई है इनके कातिलों पर, मतलब पुलिस वालों पर और फौजियों के ऊपर FIR दर्ज नहीं होती, तब तक ये जनाजों को वहां से उठने नहीं देंगे। ये मांग कर रहे हैं कि कश्मीरी रिफ्यूजियों के नाम पर 12 असेंबली सीटें रिजर्व की गई हैं, उनको खत्म किया जाए। इनकी मांग है कि हमको स्वायत्ता दो, ऑटोनॉमी दो, हमारी सरकार हम चलाएंगे, पाकिस्तान नहीं चलाएगा। इनकी मांग है कि महंगाई कम करो, हमको रोजगार दो। ये आम मांगे हैं। एक
इज्जत से ज़िंदगी जीने के लिए जो ये लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं, और बदले में इनको मिल रही है गोली। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी के इस बर्बर एक्शन के बाद भी पीओके की जनता के हौसले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पीओके के अलग अलग शहरों में, कस्बों में, गांव से, पहाड़ियों की बस्तियों से हज़ारों लोग गाड़ियों के काफिले में मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है और इस वक्त पीओके को पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के जुल्मों से निजात दिलाने के लिए आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। पीओके की आवाम ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली बगावत कर दी। 2 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। हालांकि आसिम मुनीर की फौज का यह दांव उल्टा पड़ गया, लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। अवामी एक्शन कमेटी जो इस आंदोलन को लीड कर रही है, उसने पाकिस्तानी फौज के जुल्मों के खिलाफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी। और नारे तो आपने सुने ही, जो अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले, ये नारे लगते हैं पूरे पाकिस्तान में और पीओके के अंदर। ये देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ जो फौज भेजी गई उसको भी ये पता चल गया कि इन लोगों को रोका तो नहीं जा सकता, किसी तरीके से ये शांति से गुजर जाए ये आंदोलन और धीरे धीरे इसकी रफ्तार खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाए, तो ही ये मामला फ़िलहाल पाकिस्तान की सरकार किसी तरीके से हल कर सकती है, वरना गोली चलने से अब लोग डर नहीं रहे। सर, जो पीओके में हो रहा है, अगर मौत का डर निकल जाए तो फिर क्या बाकी है? जाता है उसके बाद तो आदमी कुछ भी करने पर आमादा हो जाता है। और आमतौर पर इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उनमें जो आंदोलनकारी शामिल होते हैं तो वो मौत का डर लगभग निकाल चुके होते हैं। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देखिए, लाठियाँ चलती थीं, गोलियाँ चलती थीं, जलियांवाला बाग हुआ, सब हुआ, लेकिन लोग आगे बढ़ते जाते थे। यहाँ भी करीब करीब वैसी दृश्य है, स्वतंत्रता आंदोलन जैसे ही दृश्य है ये, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से पीओके को अपने अत्याचार, एकाधिकारवाद और अपने उसका क्या कहते हैं शोषण का पूरा एक केंद्र बना रखा है पिछले जब से 47 के बाद से, तो पीओके के लोग कभी मन से पाकिस्तान के साथ रहे ही नहीं। सारा कुछ फौज के दम पर आप उन्होंने वहाँ पर जो है अपना कब्जा किया हुआ है। और जो बेसिक ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ, जो सब्सिडी मिलती थी वहाँ के लोगों को जी, उसको वहाँ की सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि आर्थिक हालत खस्ता है पाकिस्तान की। अब कर्ज वर्ज मिल जाता है IMF से और थोड़ा इधर उधर से दाएं बाएं करके उससे गाड़ी चल रही है। तो सबसे पहले किस पे मार होती है? जिसको आप अपना नहीं मानते उसी की सब्सिडी कट करते हैं। आप पंजाब की सब्सिडी कट करते हैं, अगर पता लगता करके दिखाते। तो आपने जहाँ जो उनको सुविधाएं थोड़ी बहुत देते भी थे कश्मीर के नाम पर, और कश्मीर के नाम पर दुनिया भर में आप पैसा भी उगाते थे मुस्लिम देशों से और देशों से, हम तो कश्मीर की बड़ी मदद कर रहे हैं, हमारे कश्मीरी वो है, तो वो आपने वहीं कट कर दी। नाराज़गी पहले से थी। विकास के नाम पर कश्मीर जो तथाकथित जो उनका पागतगत कश्मीर है जिसको अपना मानते हैं, वहाँ विकास के नाम पर कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। टूरिस्ट प्लेसेस के नाम पर कुछ वहाँ लोग जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन अड्डे बना रखे हैं आपने फौजी आतंकवादियों के ठिकाने। सारे इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर्स पर वो बहुत पीछे। कश्मीर, हमारा कश्मीर और पीओके में जमीन आसमान, हमारा कश्मीर और बहुत फ़र्क है, और वो फ़र्क दिखाई भी पड़ता है जब मुजफ्फराबाद से लोग जो इधर आते हैं कभी या उधर, तो फ़र्क सब साफ से नज़र आता है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जब कभी भी पीओके को में अगर तेज आंदोलन हुआ, अभी तो वो अपने हकों की मांग कर रहे हैं, वो जो सहायता चाहते हैं, जो सब्सिडीज़ कम की हैं उनको वापस चाहते हैं और अधिकार चाहते हैं। लेकिन अगर लंबा चल गया ये, तो कोई ताजुब नहीं है कि फिर वो भारत के साथ मिलने की बात भी करने लगे। वो अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये करते ही उन पर दमन बढ़ जाएगा, उनको इंटरनेशनल और सब घोषित कर वहां से जो लोग कह रहे हैं अपनी बात, वो आपको बीच बीच में सुनवाता भी चलूंगा। ये जो बात अभी ये कह रहे थे पीओके के एक लीडर और जो ये इस आंदोलन में शामिल हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी उसके नेता हैं, ये हर जगह जहां भी पाकिस्तान में आंदोलन होता है एक बात सुनने को मिलती है कि तुम कहते हो कि हम कश्मीर की लड़ाई लड़ेंगे, हिंदुस्तान में कश्मीर की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वहाँ मुसलमानों पर दमन हो रहा है, तो यहाँ हम तो मुसलमान ही हैं, हमें क्यों गोली मार रहे हो? अगर मेरा तुम्हारा रिश्ता मुसलमान होने के नाते है, अगर तुम कहते हो कि पाकिस्तान में पीओके या कश्मीर इसलिए आना चाहिए क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी रहती है, तो फिर मुसलमान हम पर ही क्यों जुल्म कर रहा है? इस बात, ये सवाल बलूचिस्तान में भी पूछा जाता है, सिंध में भी पूछा जाता है, यही सवाल खैबर पख्तूनख्वा में, और यही आपको पीओके में बात होती भी सुनाई दे रही है। ये 2 नेशन थ्योरी जिसकी बिना पर ये मुल्क बना, ये 2 नेशन थ्योरी तो फेल हो गई, बांग्लादेश बनने से फेल हो गई, यहाँ से फेल हो गई। एक बात मैं जोड़ दूँ कि भारत में खासकर हमारा जो कश्मीर है, वहाँ जो कुछ अलगाववादी किस्म के लोग हैं ना, उनको देखना चाहिए।
और समझना चाहिए, ज़्यादा जो सपने दिखाते हैं फर्जी, उनको देखना चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या हालात हैं। सर 2 दिन में 40 लोग मार दिए, दुनिया क्या कर रही है इस पर त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, दुनिया का दोहरा रवैया ऐसे मामलों में बहुत साफ साफ दिखता है। और दुनिया हम क्या कहें, सीधे सीधे अमेरिका का और जो पश्चिमी देश हैं उनका दोहरा रवैया, क्योंकि दुनिया तो उसी तरह से दिखती है ना। वही सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वही सबसे ज़्यादा कौन कौन सा इंडेक्स बीच बीच में चलाते रहते हैं ना, और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। वही समय समय पर रिलीजियस एट्रोसिटीज़ करके कुछ कुछ निकालते रहते हैं। उनको अभी नहीं दिख रहा है, और उनको नहीं ही दिखता है। उनको सिर्फ तब दिखता है जब किसी देश के खिलाफ टूल के तौर पर उसका इस्तेमाल करना है। पीओजे भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है। एक बात यह है जो उनको नहीं समझनी है, लेकिन क्या वहां जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स भी नहीं है? क्या वहां लोगों को अगर उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है। आप ये मुजफ्फराबाद, ये जितना पूरा इलाका है, वहां कौन सा गेट है मैं भूल रहा हूं, जो इधर से लगता है, वहां अक्सर वहां के लोग आते हैं और घुसना चाहते हैं भारत की तरफ। यानी वो पीओजे का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में है और इधर भारत की तरफ, वो कहते हैं इधर कोई जीवन नहीं। और चूंकि सत्यपाल मलिक जी रहे नहीं, लेकिन मैं उसका जिक्र बार बार करता हूं। 11 सितंबर 2019 हम लोग राजभवन में उनसे मिले थे। 7-8 पत्रकारों का हमारा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था श्रीनगर, जब 370 हटा था। उन्होंने बहुत स्थायी भाव में, स्थिर भाव में जो कहा था, मैं बार बार दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारा ये कश्मीर इतना चमक, इतना खूबसूरत, इतनी समृद्धि, इतनी खुशी आ जाए कि उधर वाले जो बहुत परेशान है ना, वो खुद ही गेट खोल के एक दिन भाग आए। वो कहें कि नहीं नहीं हमको इधर ही चलना है, गेट खोले, कहें कि गेट खुल गया, अब भारत का ही हिस्सा हम होंगे। अब चूंकि सत्यपाल मलिक जी के सुर बाद में बदल गए, उनकी दूसरी अपनी चीजें रही होंगी, फिर उनका अब निधन हो गया है। लेकिन ये चूंकि ये मेरी अपनी निजी बातचीत है, इसलिए मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं। और कोई जो 5 अगस्त 2019 से क्या कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है उसको जरा उठाकर देख ले। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पिक्चर के शो चलने लगे हैं, वहां बिजनेस होने लगा है, वहां अलग अलग कारोबारी, अरब से लेकर और भारत तक के कारोबारी वहां जा रहे हैं। यानी माहौल ही बदल गया। वहां विश्वविद्यालयों में अब छुट्टी नहीं होती। वहां शिक्षक जो है वो किसी पार्टी के पेरोल पर नहीं, वो पढ़ाने जाता है जो इधर वाला जाओ। और उधर क्या हो रहा है? उधर महंगाई भयानक है, बिजली पानी की मुश्किल है, कुछ भी आपने किया गोली मार दी जाती है, और वहां किसी को कोई राइट नहीं है। आजाद नाम लगाकर जितनी बर्बादी, जितनी बेईमानी पाकिस्तान ने की है, ये दुनिया को देखनी चाहिए, और हमें भी इस पर और ज्यादा बात करनी चाहिए। सर इतना ही नहीं है, यहां कश्मीर में जब कोई आतंकवादी मारा जाता है, उसका कोई कनेक्शन में अगर पीओके से निकलता है, तो फिर वहां पर जनाजे उठते हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं। आपने पीछे देखा होगा कि ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के आतंकवादियों को जब मारा गया, तो पीओके के अंदर लोगों का गुस्सा अब पाकिस्तान के लिए फूटा कि हमारे बच्चे कब तक मरते रहेंगे, हमारे लोग कब तक मरते रहेंगे। तुमने यहां टेरर की फैक्ट्री खोल रखी है, सारी जिहादी तंजीमें जो है इनके हेडक्वार्टर तुमने पीओके के अंदर बना करके रख दिए। लश्कर तैयबा से लेकर सारा हर किसी का ट्रेनिंग कैंप पीओके के अंदर, वो भी एक उनके अंदर गुस्सा है। ये जो एक रेडिकल जिहादिज्म की फैक्ट्री पीओके को बनाने का प्रयास पाकिस्तान ने किया था, उसके खिलाफ भी लोगों में नाराजगी आ गई। वो क्यों किया था? एक बात वो समझने की ज़रूरी है कि जैसे अभी चर्चा हुई कि भाई वहाँ पर बेरोज़गारी है, ये सब है। पाकिस्तान कश्मीर को तो अपने साथ लाना चाहता है, भारत के कश्मीर को, और जो पीओके है उसको अपना नहीं समझता। इसलिए जितनी वो टेररिस्ट ट्रेनिंग और वो सब है वो वहाँ पर चलती हैं ताकि कोई नुकसान भी हो। जैसे अभी भी भारत ने जो किया, सर्जिकल स्ट्राइक की और जो अटैक किया, वो वहाँ पर सारी की सारी तंजीमें हैं, वो ही सारा कर रही हैं, तो नुकसान वहाँ का होगा जिसे वो पाकिस्तान अपना समझते हैं। चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो, लाहौर का हिस्सा हो, इस्लामाबाद का हिस्सा हो, रावलपिंडी हो, पेशावर हो, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। ताकि जो मरना है वो वहाँ मरे। जो आतंकवादी आ रहे हैं वो भी वहीं से आ रहे हैं, पीओके से आ रहे हैं, पीओके से आते हैं, पीओके से आते हैं। तो वो पहली लड़ाई तो वो है। और जब कश्मीर की बात कर रहा हो तो कम से कम जिनको अपना समझते हो, ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब ये हो ना, ये हमारे कश्मीरी हैं, तो उनके साथ क्या कर रहा है पाकिस्तान, ये देखने की ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान की जो राजनीति है, सरकार है, उनको इतिहास से भी सीखना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था, कैसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश बना, उनके क्या कारण थे। उस समय भी यही हो रहा था कि वहाँ पर जो पंजाबी पाकिस्तानी, जिसको विनोद जी अक्सर जिक्र करते हैं, तो वो लोग वहाँ पर बांग्लादेशी जो बांग्ला भाषी लोग थे उनको अलग तरीके से समझते थे, वो उनको एक पाकिस्तानी नहीं समझते थे। तो वही हिस्सा पीओके के लोगों के साथ हो रहा है। इन दोनों को देखना चाहिए। और मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि डिप्लोमेसी में किस तरह से ये सब बात होती है, लेकिन भारत को भी
पीओके के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जब सरकार और सेना वहां पर इस तरह से काम कर रही हो। मतलब डिप्लोमेसी वो कैसे करे, लेकिन ये तो कम से कम उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि उनकी आजादी की लड़ाई, ये कोई इंटरनल मामला नहीं है। एक काम तो कर ही सकते कम से कम वहां जो कि गोलियां भारत चल रही हैं, सरकार मानवाधिकार का मुद्दा तो कहीं condemn तो करे। यूनाइटेड नेशंस में एक प्रपोजल Condemn दे करे, मतलब वही मैं कि कह रहा हूं, यहाँ किस तरह से यूएन के देशों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाए। इतना काम तो करना ही चाहिए। अच्छा, तुरंत ये करना चाहिए। पीओके में जो पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन को लीड कर रही कमेटी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसके एक और नेता शौकत नवाज मीर है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को फौज की साजिशों से सावधान रहने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई प्रदर्शनकारियों के बीच में अपने लोगों को घुसाकर हिंसा करवा सकती है और इससे माहौल और खराब होगा और लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी ने पीओके में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए पहले सादी वर्दी में दरअसल अपने जवानों को भीड़ में दाखिल करा दिया। फिर इसके बाद पाकिस्तान के रेंजर्स ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ के बीच से ही प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई ताकि इस लॉन्ग मार्च को रोका जा सके। हालांकि लोग इस साजिश को समझ गए। प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग करने वाले लोगों पर पलटवार किया और हालात ऐसे हो गए कि सेना को फिर भीड़ में शामिल अपने लोगों को बचाने के लिए इन लोगों पर सीधा फायर करना पड़ा और इसमें कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जब फायरिंग हुई तो फिर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क गया और फिर सेना के जवानों को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखाता हूं। कुछ हथियारबंद जवानों को लोगों ने पकड़ लिया। पहले इनकी जबरदस्त पिटाई की। लोग पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को घसीटते हुए जॉइंट एक्शन कमेटी के नेताओं के सामने ले गए। इसके अलावा पीओके के प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की पुलिस के जवानों की वर्दी तक उतरवा दी और वर्दी को सरेराह सड़क पर टांग दिया। एक तस्वीर आएगी, वो अंधेरे की तस्वीरें हैं, वो जरा आप चलाइएगा दोबारा वो तस्वीरें। ये इनके सैनिकों की वर्दियां हैं जो उतार के सड़क किनारे डंडों पर टांग दी हैं लोगों ने। इतना गुस्सा है, लेकिन आप पाकिस्तान से और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। अभी कितने दिन हुए, अभी इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में एयर बॉम्बिंग करके फाइटर जेट से बम बरसाकर 30 अपने ही शहरियों को मार डाला। छोटे छोटे बच्चे उसमें शामिल थे जिनकी मौत हुई थी। और आप हैरान हो जाएंगे, जब भारत पाकिस्तान के बीच कभी एलओसी पर तनाव होता है तो हम सुनते हैं शेलिंग हुई। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी शेलिंग हुई थी और वहां से बहुत आर्टिलरी फायर किया गया था, यहां बड़ा नुकसान हुआ था। इन लोगों के ऊपर शेलिंग की है पाकिस्तान की सेना ने। इन लोगों ने कहा है, समीर जी, कौन सी सेना अपने लोग जिनको वो अपना कहती हो उसके ऊपर बम चलाएगी, गोली तो छोड़िए आर्टिलरी फायर करेगी। देखिए, मुझे लगता है कुछ दिन पहले जो राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने मोरक्को में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वो कुछ ही दिनों में हमारा, आने वाले समय में हमारा होगा और वो खुद कहेगा मैं भारत का हिस्सा हूँ। तो मुझे लग रहा है राजनाथ सिंह ने जो रक्षा मंत्री ने कहा था वो बात आने वाले समय में सच होने वाली है। जिस तरीके से बंद मुट्ठी से रेत फिसलती है, उस तरीके से पाकिस्तान के बंद मुट्ठी से जम्मू एंड कश्मीर जो ऑक्युपाइड है वो फिसल रहा है अब। और यह तय है कि आने वाले दिनों में यह पाकिस्तान से टूटेगा और भारत से कहेगा कि भाई भारत में जिस तरीके से उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है 2014 के बाद और 2019 में जब आर्टिकल 370 हटी थी, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड के लोग कहेंगे कि हमें भारत का हिस्सा बना लिया जाए। और आने वाला समय यही मांग होने वाली है कि भाई पाकिस्तान से टूटो और भारत में मिलो, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर हेल्थ के लिए और बेहतर सुरक्षा के लिए उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि वो भारत के हिस्से का वापस लौट कर आए। और मुझे लग रहा है यह इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी वो अपने लिए बेसिक सुविधाएं मांग रहे हैं जो उन्होंने कटौती की है, और उसके बाद उनका अगला कदम होगा कि हमें पाकिस्तान से अलग होकर भारत का हिस्सा बनना है। सर, ये देखिए ना तस्वीरों में, जब लोग सेना को, पुलिस को, भीड़ जो है यूं बीच में घेर कर चल रही है। ये पुलिस वाले या ये रेंजर्स जो हैं ये भीड़ को कंट्रोल नहीं कर रहे, ये भीड़ ने इनको पकड़ा हुआ है पीओके में, इन पुलिस वालों को। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हो गई है वहां पर। यही होती है क्रांति। और बिल्कुल, क्या होता है? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत इससे है पहले ये। एक तस्वीर आ रही थी, और ये बिल्कुल मतलब अभी जो शुरुआत स्टेज पे है, लेकिन आने वाला भविष्य इसका यही है कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करके रखा है पीओके, वो टूटकर भारत का हिस्सा बनेगा। लगी हुई है अब पाकिस्तान की सेना कितना भी इस पे हथियार करे, कितने भी प्लेन से बम बरसाए, कितनी भी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करे, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। उसके टूटने की शुरुआत हो चुकी है। सर, इसमें अगर थोड़ा बैलेंस्ड व्यू ले तो हर कोई किसी मुहिम का, जैसे सर कह रहे थे कि आप कह रहे थे फुल फ्लेजेड अगर आज़ादी की लड़ाई कोई चीज़ बन जाती है तो उसका कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कोई टर्निंग पॉइंट होता है। और वो अक्सर ऐसी ही बातें होती हैं जब
लोगों की जाने जाती है। नहीं तो इसलिए भी होता ना, क्योंकि ये कोई शुरू से आज़ादी की लड़ाई, मतलब वो हमेशा से उनके साथ रहने के मन में तो कभी नहीं रहे, लेकिन यदि आप उन्हें ठीक से बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका दें, आप उनकी बेरोज़गारी के ख़त्म करने का, रोज़गार की व्यवस्था करें, खाने पीने की व्यवस्था करें। अभी बात हो रही थी, हर्ष जी कह रहे थे कि वहाँ पर तो माइक सिस्टम जो दिख रहा है उससे पता पड़ रहा है कि ये तो हिंदुस्तान के गांव में भी अब ख़त्म हो गया। उतना ख़राब सिस्टम है, तो उसका मतलब वहाँ की ज़िंदगी में कोई भी बेहतरी नहीं हुई है। और वो फिर वहाँ से जो भारत का कश्मीर है उसको देखते हैं तो उससे और ज़्यादा तकलीफ़ उनको होती है कि वहाँ पूरी एक ज़िंदगी अलग तरीके से जी जा रही है। तो पाकिस्तान, आप इसको भले ही यहाँ पर बैठ के हमें लगता हो, पाकिस्तान की जो सरकार है, हुक्मरान है, उन्होंने POK को केवल अपने इस्तेमाल के लिए, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए काम में लिया। वो पाकिस्तान को अपने POK को अपना हिस्सा कभी नहीं मानते रहे। उन्हें पता है कि भारत में मिलने वाला है एक दिन, लेकिन वो जिस तरह की बात कर रहा है वो क्या जानते नहीं जानते, लेकिन यदि उनको ठीक से ज़िंदगी मिलती तो हो सकता है कि बेहतर भी हो सकता है। कोई ये थोड़ी लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती है, आज़ादी की लड़ाई कब पहुँचते हैं आप उस पर, जब आपको लगता है कि अब इनसे उम्मीद नहीं है, कोई इनसे उम्मीद नहीं है और ये कुछ नहीं करेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा उनको लगता है कि ये पार्शियलिटी कर रहे हैं, ये हमें अपना नहीं समझते। पहली लड़ाई तब होती है ना, और उसका हिस्सा यही सारा हो रहा है। अब ये ट्रिगर पॉइंट पर पहुंच गई है जहाँ पर पाकिस्तान पुलिस ने, और आपने कहा वो नारे लगा रहे हैं, तो वो तो आप देख रहे हैं ना, मुनीर साहब को गोद में बैठा हुआ, मुनीर साहब के लंच को देख रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब के लंच को देख रहे हैं, फिर वो जो रेयर अर्थ मेटल का पूछा उनके असेंबली में, पूछा लोगों ने किस हैसियत से ये आदमी वहां गया था, कौन है ये, मतलब पाकिस्तान के रिजर्व्स को दुनिया भर में ये कौन है। तो इसलिए और यही इनका भी वही है, इनका दर्द भी वही है ना। तो उसको, और हमेशा ये लड़ाई इसी तरह से शुरू होती है, लेकिन अब ये थोड़ा सा मतलब बढ़ गया है टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक आंदोलन जैसे आमतौर पे देश भर में, दुनिया भर में होते रहते हैं आंदोलन लड़ाई के, लेकिन वहाँ नहीं है। ये बात कुछ उससे आगे बढ़ गई है। अब पाकिस्तान देखता, हो सकता है अभी आपने देखा नहीं है, घंटे 2 घंटे बाद आसिम मुनीर का या जो शहबाज शरीफ साहब है उनका बयान आया कि भारत जो है ये सब वो लोग कहना शुरू कर दिया, 3 दिन से कह रहे हैं कि इसमें इंडियन रॉ एजेंट्स है, भारत नहीं, जब भारत को करना चाहिए UN में जाके कि भाई इस पर ध्यान दे कि कैसे करना है, उससे पहले कि कहीं पाकिस्तान जाकर कहे कि देखिए ये हो रहा है। सर, ये POK के लिहाज से यहाँ हमारी क्या जिम्मेदारी है अब जो वहाँ हालात बने हुए? नहीं, हमारी जिम्मेदारी है पहले तो इसको पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके भारत सरकार वस्तुस्थिति पूरी जो है वहाँ से ले करके, और जो हमारे मित्र लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ह्यूमन राइट का मुद्दा, कि मानव अधिकार का, चूँकि हाँ भाई पाकिस्तान में तो बड़ा मानव अधिकार चिल्लाता है ना, जब जाके कुछ मुद्दा होता है, या पश्चिमी देश जो है भारत की जब भी उनको वो करना होता है, भारत को घेरना होता है, तो वो मानव अधिकार की बात करते हैं। तो मानव अधिकार के मुद्दे पर पाकिस्तान को भी आईना दिखाना चाहिए, पश्चिमी देशों को भी दिखाना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन में कहना चाहिए कि भाई देखिए ये पाकिस्तान ये कश्मीरियों के साथ ये सुलूक कर रहा है, वहाँ अपने लोगों के साथ, ये करना चाहिए। लेकिन ये भारत सरकार हम लोगों से ज़्यादा बेहतर समझती होगी कि कब करना है, कैसे करना है। हम लोग तो सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उसके सारे इंटरनेशनल जो ये वो तस्वीर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हाँ, तो वही बात, जो सारे उसके अंतर्राष्ट्रीय आयाम हैं, तो भारत सरकार और विदेश मंत्रालय बेहतर समझ सकता है कि इसको किस रूप में लेना है। ठीक है सर। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को इसमें सिर्फ मौन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक संवेदनशीलता है। बहुत ज़्यादा भारत मुखर उनका समर्थन करेगा तो जो पाकिस्तान का आरोप है ना, वो उसको लगाने का और मौका मिलेगा कि भारत पीछे है इसके, जो इसलिए भारत को बहुत बच के बोलने की क्या जरूरत है? अगर POK हमारा है, POK हमारा है, तो लोग भी हमारे लोग मारे जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे। एक लाइन आप बोलेंगे, भारत सरकार को बाकायदा बयान जारी करना चाहिए, हमारे नागरिकों पर पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ को दखल देना चाहिए, प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद ये इस पर आज, क्योंकि वहां पर और बहुत कुछ हो रहा है, तस्वीरें आएंगी तो और आपको दिखाएंगे। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजन में हिस्सा लिया, और वहां रक्षा मंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी सख्त लहजे में चेतावनी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से सर क्रीक इलाके में कोई हिमाकत होती है तो पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल सब बदल कर रख दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि क्रीक का रास्ता कराची से जाता है। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है।
जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अक्सर आजकल आप देखते होंगे बहुत फायरी स्टेटमेंट्स देते हैं। आज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान ने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेजने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और भारत ने पाकिस्तान के सैन्य क्षमता को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत ने बता दिया कि वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। वैसे जब भी दशहरे के मौके पर ऐसे शस्त्र पूजा की तस्वीरें आती हैं तो ये पाकिस्तान को बहुत बुरी लगती है। वहाँ बहुत लोग इसकी बात करते हैं कि देखिए ये तो हथियारों की पूजा कर रहे हैं, जाने क्या करना चाहते हैं, इनके मन में पाकिस्तान के लिए जाने क्या है। लेकिन राजनाथ जी ने एक बात और कही है शस्त्र पूजा करते हुए, उन्होंने कहा त्रिपाठी जी कि ये केवल दिखाने के लिए नहीं है। अब ये पाकिस्तान जानता है कि हथियार केवल दिखाने के लिए नहीं है भारत के पास। नहीं, मुझे लगता है कि जब भारत के संदर्भ में बात करेंगे और एक हिंदू पहचान के तौर पर जिस देश को हम देखते हैं और उससे अलग होकर इस्लामिक मुल्क बना है, तो उसको तो पता है ना कि हिंदू शस्त्र पूजा करता ही करता है, ये हिंदू ही करता है और कोई थोड़ी नहीं करता है। और शस्त्र पूजा के पीछे भावना क्या है? शस्त्र पूजा के पीछे भावना शांति की है। लेकिन शांति कैसे आएगी? कई बार कुछ राक्षस वृत्ति के लोग, कई बार कुछ दुर्जन वृत्ति के लोग वो नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि ना हम तो कुछ भी कर लेंगे, तब उनके ऊपर शस्त्र उठाना ही पड़ता है। और हमारे यहाँ तो हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है भाई। हमारे यहाँ हर देवी देवता उसका उपयोग करता है, जो राक्षस होते हैं, जो ऐसे पापी होते हैं, उनका संहार करने के लिए। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो उसी तरह की हैं। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें तो हमने दिखा दिया कि हमारे शस्त्र बढ़िया चलते हैं, हमारे शस्त्र अभेद्य हैं और आपकी पकड़ में भी नहीं आते। आप चाहे चीन का ले लो, अमेरिका का ले लो, तुर्की का ले लो, लेकिन किसी काम के होते नहीं। तो मुझे लगता है जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं उनकी बात में वजन है और उनकी बात अब प्रमाणित हुई है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। अब आप विजयदशमी के मौके पर संघ की बात करते हैं। संघ मुख्यालय नागपुर के रेशम बाग मैदान में शताब्दी विजयदशमी उत्सव मनाया जा रहा है और इस बार संघ की विजयदशमी इस महीने में भी खास है कि उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। विजयदशमी कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कई देशों के प्रतिनिधि भी संघ मुख्यालय पहुंचे हुए थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सबसे पहले आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को नमन किया। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने भी हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद दोनों ने वहां भी शस्त्र पूजा की। फिर संघ के झंडे को सलामी दी गई और इसके बाद स्वयंसेवकों ने पथ संचालन किया। इस बार विजयदशमी कार्यक्रम के लिए रेशम बाग में 21,000 स्वयंसेवक थे। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सबसे पहले पहलगाम हमले का जिक्र किया, ट्रंप की टैरिफ नीति की भी बात की, नेपाल में जो हिंसा हुई उस पर भी अपनी राय रखी। मोहन भागवत ने अपने भाषण की शुरुआत में ही पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई। इसके बाद सरकार ने पूरी तैयारी के साथ पुरजोर जवाब दिया।
मोहन भागवत ने कहा कि नेतृत्व की दृढ़ता और सेना के शौर्य को दुनिया ने देखा, लेकिन इस दौरान यह भी साफ हो गया कि कौन हमारा दोस्त है और कौन नहीं। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, यह किसी के लाभ की बात नहीं है। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। मोहन भागवत जो बात कहते हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी राय सरकार की राय बिल्कुल समान हो, लेकिन इस मुद्दे पर जब वो अभी नेपाल का जिक्र कर रहे थे या हमारे आस पड़ोस में जो और आंदोलन हुए तथाकथित आंदोलन, उस पर जो उन्होंने राय रखी, मुझे तो समीर जी ऐसा लगा कि वो बात कह गए जो सरकार शायद कहना चाहती हो लेकिन कह ना पाए, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ये अराजकता है जो नेपाल में हुआ, निश्चित रूप से, और उन्होंने संकेत भी दिया कि भाई देश के अंदर इस तरीके से स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन आज संघ प्रमुख का जो 40-42 मिनट का संबोधन रहा है, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, मोहन जी का अगर आप भाषण ध्यान से सुनेंगे बौद्धिक, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हिंदू समाज अगर कमजोर होगा तो ये भारत देश कमजोर होगा। और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, राज्य आता जाता रहता है लेकिन राष्ट्र हमेशा बना रहता है। और उनके कहने का भावार्थ ये भी था कि भाई हिंदू इस देश के बहुसंख्यक है, हिंदू अगर मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा। और संघ का जो काम है वो समाज को संगठित करने का काम है। समाज अगर संगठित रहेगा तो देश सुरक्षित और संगठित रहेगा। और उन्होंने बहुत स्पष्ट बात बोली कि भाई सरकार पे भी बहुत निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा भाई हम संघ की शाखा क्यों चलाते हैं, हम व्यक्ति निर्माण करते हैं, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण करते हैं, और समाज निर्माण से व्यवस्था में जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन होता है। मतलब सरकार के भरोसे आप मत रहिए। और उन्होंने जो कहा उसका भावार्थ ये भी था कि भाई सबको मिलकर इसके जो राष्ट्र निर्माण है उसको, राष्ट्र की सुरक्षा है, उसके लिए सबको समाज को आना पड़ेगा। और मजबूत संघ मजबूत भारत की गारंटी है, और इसलिए संघ की शाखा को उन्होंने आज जिक्र करा है। तो मुझे लगता है कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपना संदेश जो 100 साल का है वो देश के सामने आज रखा है। लेकिन उन्होंने कुछ जो और बातें कही, जैसे अभी आपने हिंदू राष्ट्र वाली बात कही, उन्होंने कहा हमें राष्ट्र और राज्य की अवधारणा से कोई समस्या नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हमेशा से प्राचीन हिंदू राष्ट्र ही हम रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा, क्या आपको उनके स्टैंड में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? जब उन्होंने ये बोला कि जो लोग खुद को हिंदू कहलाने में असहज महसूस करते हैं वो खुशी से खुद को भारतीय कह सकते हैं। भाई अभी तक तो संघ कहता है और मानता है, मुझे लगता है आज भी मानता ही है कि सभी हिंदू है, जो यहाँ रहता है हर व्यक्ति हिंदू है सांस्कृतिक तौर पर। लेकिन आज उन्होंने थोड़ा भेद किया, उसमें नहीं कहना चाहते तो भारतीय कह लो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव उन्होंने किया है। यदि अभी आपने व्याख्यान माला उनकी सुनी हो दिल्ली में, तब भी उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि भाई हम हिंदू मानते हैं, और कुछ लोगों को हिंदू कहने में आपत्ति है तो वो हिंदवी कह दें, कुछ लोगों को हिंदवी कहने में भी आपत्ति है तो भारतीय कह दें, भारत है। तो वो नहीं है। वो देखिए बार बार क्यों कन्फ्यूजन होता है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात हम जब करते हैं, उन्होंने प्राचीन हिंदू राष्ट्र की बात की, राज्य और राष्ट्र की बात की, नेशन स्टेट की बात की, तब वो फिर से वो हिंदू धर्म से नहीं जोड़ते हिंदू राष्ट्र। आमतौर पर हम उसको धर्म से ही हम जब सुनते हैं धर्म से जोड़ते हैं, हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। और मोहन भागवत बार बार इस बात पर जोड़ देते हैं कि पूजा पद्धति, पंथ, ये सब अलग अलग हो, तब भी जो हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी है वो हिंदू है। इस बात की बात पर वो जोड़ दे रहे हैं। जब हम उनको हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं मोहन भागवत की बात को, तो कन्फ्यूजन होता है। फिर बहुत सारे लोग विरोध करने लग जाते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, एक तो वो राज्य को अलग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई संविधान को के खिलाफ नहीं है,
सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है, और हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा के तौर पर उसको देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं कि मोहन जी केवल इसी बात पर जोर दे रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात वो कर रहे हैं। एक बात जो सरकार के लिए उन्होंने कही वो महत्वपूर्ण है कि दोस्तों की परख करना सीखें। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पिछले समय में हमें पता पड़ा कि कौन दोस्त हैं हमारे और कौन दोस्त नहीं है। और दूसरी बात कही कि आइसोलेशन से नहीं रह सकते, लेकिन निर्भर मत रहिए। मैं वो बयान सुनवा देता हूं। पिछले साल एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्रभाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। ये वो जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे वो बयान है। ये उन्होंने कहा सरकार पे भी मत निर्भर रहो, दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, आइसोलेशन में कोई देश नहीं चल सकता, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं होना, कोई संबंध मजबूरी नहीं बन जाना चाहिए आपके लिए। जो प्रधानमंत्री आजकल कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र सूत्र है आपके विकसित होने का, उसी बात को संघ प्रमुख ने भी कहा था। और वो कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने हमें ये तो पता चला कि कौन हमारा दोस्त है कौन नहीं है, माय डियर फ्रेंड। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि संघ प्रमुख जब कोई बात करते हैं तो उनको ये पता है कि उनके एक एक बयान को मीडिया में, समाज में, स्वयंसेवक कैसे लेगा वो अलग बात है, लेकिन मीडिया में, समाज में उसकी समीक्षा होगी। अब ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है कि दोस्त दुश्मन देखने की बात होती है, तो हम अमेरिका के मामले में थोड़ा सा चूके हैं, इसमें कोई बहस तो है नहीं। ट्रंप ने जिस तरह का व्यवहार किया है उसकी हमें अपेक्षा नहीं थी, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने रास्ते पर चलते हुए उसको रोकने में भी कामयाब रहे। यानी ठीक है कि कुछ समय के लिए हमारा जो चयन था, हमारी जो एक तरह से कहेंगे हम जो दोस्ती चाहते थे वो नहीं हो पाई, और आत्मनिर्भर की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। अभी देखिए, मतलब संयोग भर नहीं है, पहले भी कई प्रयोग हैं जो फेल हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मैं देख रहा हूं कि जो श्रीधर वेम्बू वाली कंपनी जोहो है वो कमाल का है। मतलब वो ऐसा रेवोल्यूशन तो मैंने देखा नहीं। 100 टाइम्स लोगों की यूजर बढ़ गए हैं उस पर, और उनका जो व्हाट्सएप का विकल्प है अरताई, और जो नाइब्रस है जो एक्स का विकल्प हो सकता है, यानी लोगों को ऐसा लग रहा है। और भारत सरकार, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम है कि अश्विनी वैष्णव जोहो पर पूरा प्रेजेंटेशन चलाते हैं, जो पीआईबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि अभी पीएम नहीं आए हैं, और बड़ा रोचक है, किसी ने कहा पीएम को भी आना चाहिए, तो श्रीधर वेम्बू ने लिखा कि नहीं, अभी थोड़ा रुक जाइए, बाद में आए तो अच्छा रहेगा, अभी हमें और तैयारी कर लेने दीजिए। तो मुझे लगता है कि देश को स्वयं के लिए तैयार होना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। और एक रेवोल्यूशन हुआ तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, इसको देखने के लिए मेटा और गूगल, इनकी कहानी सबको पढ़नी चाहिए। सर, आपने ये भाषण सुना होगा या पढ़ा होगा, सुना मैंने। महत्वपूर्ण बातें क्या लगी आपको? नहीं, कुछ बातें तो हमारे मित्रों ने कही हैं। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण बात ये लगी कि संघ प्रमुख ने, जो हमेशा वो कहते रहे मोहन जी, कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी राष्ट्र और समाज की एकता जो है उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो विभाजित होती है, अगर वो टूटती है, तो राष्ट्र और समाज कमजोर होता है। और उन्होंने ये कहा कि हम सब जो है एक हैं। ये कहा कि 1000 साल गुलामी रही विदेशी, उसकी विदेशी चले गए, लेकिन तमाम लोग रह गए यहाँ, और उसके बावजूद जो रह गए, सबके अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पूजा पद्धति, धर्म से मतलब पूजा पद्धतियाँ, इबादत के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन राष्ट्र के रूप में हम एक हैं। तो उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि एकता पर, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि संघ प्रमुख तो कहते हैं इस बात को लेकर के, लेकिन उनके जो तमाम अनुयायी और नीचे जो फुट सोल्जर्स हैं ना, वो इसको नहीं मानते, जो कई बार उनके एक्शन से और उनके भाषणों से लग जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद आज 100 साल पूरे होने का शताब्दी भाषण था, अगर उनके अनुयायी और उनके फॉलोवर्स इस बात को मान लेंगे तो संघ प्रमुख की बात
का भी महत्व होगा और देश का भी भला होगा। मतलब हृदय से मान लेंगे, अगर खाली रणनीति के तौर पर नहीं कि भाई संघ प्रभु ने कह दिया तो मान लो। तो वो दूसरी बात उनकी जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता वाली बात है, ये तो खैर गांधी जी के ज़माने से हम मान रहे हैं। जब देश में पब्लिक सेक्टर्स की पूरी रिवोल्यूशन हुई, पूरा सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो आत्मनिर्भरता का ही लक्ष्य था। तो वो भी बहुत उनकी अब ये महत्वपूर्ण तो बात तय है है। कि उसको एक अभियान के तौर पर संघ भी, सरकार भी नहीं, उसको संघ तो बढ़ावा स्वदेशी अभियान पहले से ही चला रहा है। संघ तो जब ग्लोबल ये आपका WTO और गेट डंके प्रस्ताव नरसिम्हा राव के माने थे, लेकिन ये अलग बात है सरकारें आई तो वो स्वदेशी भूल गई। संघ तो चलाता रहा, स्वदेशी जागरण मंच भी चलता लेकिन रहा। आपने अगर गौर किया हो कि पिछले 2 दिन से लगातार जो कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री का संघ के कार्यक्रम में जाना, लाल किले से संघ के बारे में बोलना, संघ पर डाक टिकट सिक्का जारी होना, सिर्फ करेंसी के ऊपर जो है भारत माता की फोटो चित्र बना हुआ है, उससे भी कई लोगों को दिक्कत हो रही है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो दुर्भाग्य है देश का। कांग्रेस कह रही है कि आज आरएसएस का एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री है, आरएसएस की शाखाओं से निकले हुए लोग जो है वो आज देश को चला रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को इस बात पे भी गर्व करना चाहिए कि कांग्रेस से निकले हुए केशव बलिराम हेगड़ेवार ने संघ की स्थापना की थी। तो हेगड़ेवार जी तो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने बाद में जब देखा कि कांग्रेस के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, देशभक्ति नहीं है, तमाम तरह के मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस शुरुआत से कर रही है, तो उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार किया और हिंदू समाज को संगठित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना 1925 में की। तो 1925 से बना संघ जब आज 100 साल का हो रहा है तो कांग्रेस को इस बात का मतलब मुझे लगता है कि पश्चाताप भी होगा और लग रहा होगा कि भी एक संगठन जिस पर हमने 3 प्रतिबंध लगाए, गांधी की हत्या में झूठा फंसाकर संघ पर प्रतिबंध लगाया, आपातकाल में संघ पर प्रतिबंध लगाया, बाबरी मस्जिद के समय संघ पर प्रतिबंध लगाया, और तीनों प्रतिबंधों से संघ बिल्कुल साफ सुथरा होकर निकला और कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें वापिस बहाल किया, प्रतिबंध हटाया। तो कांग्रेस की तमाम सरकारों के प्रयासों के बाद भी, तमाम अवरोधों के बाद भी संघ के स्वयंसेवकों के राष्ट्र के निर्माण के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, जो धैर्य और पेशेंस रखा, 100 साल का जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है समाज में, वो कभी किसी की आलोचना नहीं की, कभी किसी हिंसा में नहीं पड़े, अपने राष्ट्र निर्माण में लगे रहे शाखा के माध्यम से, तो उसका स्वर मिल रहा है। आज वो संघ वटवृक्ष बन चुका है। एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली है और विवाद इतना बड़ा हो गया कि इस पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया, सफाई आई, भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ा कि कुछ लोग जो है माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। है क्या पूरा मामला? सोशल मीडिया पर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी कुछ बातें फैलाई जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। अब ये भ्रामक है या सच है, यही बात हम लोग करेंगे। मामला है मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश की सरकार पहले तो राज्य में 73% आरक्षण लागू करना चाहती है। राज्य में ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता है, इसमें 13% जोड़कर 27% आरक्षण, और इसमें आप ईडब्ल्यूएस को, SC ST आरक्षण को, सबको अगर जोड़ लें तो वाकई ये संख्या 73% है। लेकिन लागू कितना है, सवाल यह है। सरकार कह रही है कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। तो ये इसके आरोप के दरअसल 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह कि क्या वहां पर 73% आरक्षण लागू किया जा रहा है या मोहन यादव की सरकार कराना चाहती है, और दूसरा क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि 50% का कैप लगा हुआ है, एक आध राज्य को आप छोड़ दें देश के तो, जैसे तमिलनाडु है, लेकिन बाकी सब जगह 50% का एक कैप है, उससे ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते। और ये हमारे राज्य में सरकारें पब्लिक प्रेशर में जहां कहीं कोई समाज मांग करता है तो अपने लिए कानून तो बना देती हैं, उन लोगों को बहनाने के लिए कानून बना देती हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि अदालत से ये पास नहीं हो सकता। इसको लागू कराने का एकमात्र तरीका होता है केंद्र सरकार संविधान संशोधन करे, वो नहीं हुआ है। तो फिर बार बार ये मामले अदालतों में जाते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश का मामला भी किया। ये काम ये शुरू किसने किया था? ये 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बने, पहले उन्होंने एक ऑर्डिनेंस ला करके ओबीसी आरक्षण को 13 से 27% कर दिया। फिर बाद में उन्होंने उस पर एक कानून भी बना दिया। मामला हाई कोर्ट में गया, उनकी सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार आ गई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज सिंह चौहान जितने भी समय मुख्यमंत्री रहे, उस पूरे दरमियान इस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। फिर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा, एक तो ओबीसी समाज से वो भी हैं, उन्होंने कहा कि ये 27% आरक्षण ओबीसी का हक है और हम इसको पूरी गंभीरता के साथ लागू कराने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लेकिन जो इस मामले पर ज्यादा विवाद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जितने डॉक्यूमेंट्स सरकार की तरफ से दिए गए, जो हलफनामे दिए गए, उसमें 1983 के रामजी महाजन कमीशन की रिपोर्ट भी लागू साथ में संलग्न है। वही रिपोर्ट सबसे बड़े विवाद की जड़ है। अब जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, यह दरअसल
उसी रिपोर्ट के कुछ अंश हैं जिसमें उस वक्त 1983 में कमीशन ने कुछ बातें कही थी जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि हिंदू समाज में ऊंच नीच है, वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है। उसमें भगवान राम से जुड़े हुए भी कुछ बातें जो हैं वो कही गई थी। तो अब जब ये बातें कल सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई तो बीजेपी के ही समर्थक वर्ग ने उन्होंने ये कहना शुरू किया कि दोनों बातें, क्या वो मेरिट को खत्म कर देना चाहते हैं 73% आरक्षण लागू करके, और दूसरा क्या बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार हिंदू विरोधी हो गई है? वो ऐसा हलफनामा कोर्ट के अंदर कैसे दे सकती है जिसमें प्रभु राम के ऊपर कोई एडवर्स टिप्पणी हो या हिंदू समाज के ऊपर कोई खराब बात की जा रही हो? जैसे ही ये बातें बढ़ना शुरू हुई, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इस पर सफाई दी गई और उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा, और यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि सफाई कितनी उचित है, कितनी गले उतरती है और कितनी कमजोर है। उन्होंने कहा कि इस कमीशन की रिपोर्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने ये खास इस कमीशन की रिपोर्ट लगा करके अदालत में दी हो अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने कहा यह मामला हाईकोर्ट में गया हुआ था, कांग्रेस की सरकार ने ये इस कमीशन की रिपोर्ट को लगाया था अपने पक्ष में, और चूंकि ये डॉक्यूमेंट चले जा रहे हैं, ऐसे ही ये पूरा का पूरा मामला, आप समझ लीजिए एक फाइल है, फाइल में एक पन्ना ये भी लगा हुआ है, वो फाइल उठ करके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चली गई है। इसमें हमने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप उस कमीशन की रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं तो आपने उसको वापस क्यों नहीं लिया? या अब आप ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को उससे अलग करते हैं, आप अदालत में जाकर के एक दूसरा हलफनामा दे सकते हैं, उसमें इस बात का जिक्र कर सकते हैं। ये दबाव सरकार के ऊपर बनाया जा रहा है। तो मैं दोनों ही बातों का जिक्र करते हुए पहले त्रिपाठी जी से पूछ लें, बताइए क्या मेरिट के खिलाफ 73% आरक्षण लागू करना चाहती है मोहन यादव सरकार, पॉइंट नंबर 1, और क्या हिंदू विरोधी हलफनामा इस सरकार ने दिया? देखिए, अभी वहाँ 73% आरक्षण नहीं है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आज का समय ऐसा है ना कि सब कुछ बड़ी जल्दी सामने आ जाता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से एक बाकायदा स्पष्टीकरण की दिया गया है, उस स्पष्टीकरण ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और फजीहत करा दी है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक्स पर एक फीचर होता है जो रीडर्स जो है उसमें वो कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, वो ऐड करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट ऐड हो गया और उसमें बाकायदा इंफॉर्मेशन डाली गई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये खुद कहा है कि ये उन्हीं की उसका हिस्सा है। और इस पूरी रिपोर्ट पर एक यूट्यूबर है मध्य प्रदेश का ही मेरे ख्याल से शुभम शर्मा, शुभम ने बाकायदा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला डाला हुआ है, वो अपने वकील के जरिए इस मामले को लड़ रहा है, उसने चुनौती दी है कि ये जो महाजन कमीशन की रिपोर्ट है इसके साथ वो क्यों खड़े हुए। और अब इसका दूसरा अतिरेकी पहलू यह है कि चूंकि उसमें कई संदर्भ ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ, जो कहानियों के आधार पर जो कुछ कहा जाता है उस पर जो होता है वो किया गया। तो कल से या परसों शाम के बाद से रामद्रोही मोहन यादव ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है। अब इसको दोनों तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि आरक्षण के खिलाफ कोई है, इस पर मुझे नहीं लगता कोई भी आरक्षण के खिलाफ हो, और मेरी निजी राय भी है कि आरक्षण तो था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, लेकिन आरक्षण का हिस्सा आप उसको 20, 30, 50, 70, 80 फिर 100 ही कर दीजिए, फिर बचेगा क्या? यानी आप लोकतंत्र समाप्त करना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इस तरह के हलफनामे से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाती, वो अपना पक्ष नहीं रख पाती, तो कई बार लोगों को लगता है क्या कुछ गड़बड़ हो रही है। और मैं फिर कहूंगा, यहां मोहन यादव को क्यों दोषी ठहराएंगे? यहां तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी क्या है वो स्पष्टता से पता होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों अलग अलग मामले हैं, इसीलिए पहले हलफनामे पे बात कर ले। इस सरकार की तरफ से जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया उसमें वो हलफनामा लगा हुआ है ना, ये बात बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ। तो ये अनजाने में हो गया, इनको मालूम नहीं होगा कि उस हलफनामे में क्या है। 15,000 पेज की रिपोर्ट है सर। 23 सर कोई अगर सोशल मीडिया पर वो 15,000 में से 4 लाइनें निकाल सकता है, सरकार को नहीं मालूम होगा। 17 आयोग की रिपोर्ट लगी है, उसमें 4 पन्ने अगर ये लगे हैं तो सरकार को क्या ध्यान आएगा कि भाई इस 4 पन्नों में ये चीजें लिखा है और उसका विरोध हो। अब अलग करे सरकार खुद को, अब तो कर लेगी ना समीर जी आपकी बात ठीक है, लेकिन द एफिडेविट वाज फाइल्ड ऑन 23 सितंबर 2025 बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल 23 सितंबर को फाइल हुई है, आज हम लोग 2 अक्टूबर को बात कर रहे हैं। क्या अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण इस पर आया?
सवाल आरक्षण की सीमा घटाने बढ़ाने का है ही नहीं। उस हलफनामे में जो कुछ लिखा हुआ है उसको अगर आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सोशल मीडिया नहीं, आरक्षण पर भी मैं तो जानना चाहता हूं कि सरकार, मोहन यादव जी ने डंके की चोट पे कहा था 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा, और अगर 27% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू होगा तो कुल आरक्षण जो है 73% हो जाएगा। ये बात अलग है कि वो जानते होंगे कि ये कोर्ट होने नहीं देगा, लेकिन उनको ओबीसी को भी खुश रखना है। सरकार ये भी तो कह रही है कि महाजन आयोग ने 35% आरक्षण की अनुशंसा की थी, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने 27% ही माना हुआ, उसको 35% पर सरकार लेके नहीं गई उनकी सलाह को। लेकिन ये बात सही है कि मोहन यादव की जो फिर क्या बचता है? 73 की जगह 81 कर लीजिए, जब 73 ही आप लागू कर देना चाहते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता है ना। वो जो आप कह रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट नहीं मानी, ये जो हलफनामे की रिपोर्ट करे इसमें तो वो सारी चीजें साफ साफ दिख रही हैं जो महाजन कमेटी कह रही है, या मैं कह रहा हूं कि ठीक है ये सरकारें घोषित करती हैं अलग अलग, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रॉपर इस पे क्लैरिफिकेशन तो आता। वो बताते कि भाई ठीक है ये हलफनामा था, इतने पन्नों का था, हमारे लोग नहीं पढ़ सके, हम ये अभी हमने देखा है, हमने इसको लगाया। कुछ लोगों ने कहा कि ये कांग्रेस का जाल था, बीजेपी फंस गई। जाल मतलब कांग्रेस सहमत नहीं है, कांग्रेस ने एक बार कह दिया कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे। हाँ। अब और ओबीसी का मामला है तो बीजेपी कैसे उससे पीछे हट जाए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सहमत नहीं है आरक्षण बढ़ाने से? मैं तो कह रहा हूं कि ये बीजेपी जानती है कि आरक्षण बढ़ नहीं सकता। नहीं तो सेंटर से बढ़वा दें, क्या दिक्कत है? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि यही तो बीजेपी के लिए संकट होता है हमेशा, दुविधा कि वो आरक्षण के साथ भी खड़ा रहना चाहती है, आरक्षण के साथ भी नहीं होती है, खिलाफ होती है। जो बिहार के 2015 के चुनाव में भी वही हुआ था। जिस दिन भी आप ये बात बार बार करते कि रिव्यू करेंगे, उसका रिव्यू क्या होता है? रिव्यू का मतलब है कि जो आज की स्थिति है उससे आप सहमत नहीं है, तभी रिव्यू करते ना, नहीं तो चल रहा है। ये बात है। तो अब या तो मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी, में इस बात से ज़्यादा सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नीति के तौर पर सहमत, मतलब ये साफ करे कि वो 27% ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। सर बिहार चुनाव के पहले वो भी सरकार क्लियर नहीं कर सकती। बिहार चुनाव है, बिहार का चुनाव है, कुछ बोले कि बिहार में बवाल मचेगा। अपनी बात बता रहा हूँ, बीजेपी बिहार की बात करेगी कि नहीं करेगी, वो तो बहुत चुनाव हो गए। पहले चुनाव नहीं हुए थे तो फिर वो जातिगत जनगणना पर भी आप सहमत नहीं थे, फिर आप जातिगत जनगणना पर सहमत हो गए, फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सहमत हो गए। और मतलब आपको लगेगा अजीब बात, लेकिन ओबीसी के 27% आरक्षण पर सवाल हो रहा है। 10% जब आरक्षण आपने ईडब्ल्यूएस को दिया तो किस आधार पर दिया था? 50% तभी क्रॉस हो गया था, तभी 50% क्रॉस हो गया था। 60% जब हो रहा है, 50% तो तब क्रॉस हो गया था ना। और उसका तो कोई आधार ही नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, कोई स्टडी नहीं है कि कैसे होगा, किन को दिया जाएगा, क्या नहीं होगा। 10% ईडब्ल्यूएस को आपने केवल उस जो लोग आरक्षण, मैं उसको आरक्षण विरोधी फैसले के तौर पर देखता हूं वैसे, क्योंकि आरक्षण हमने सामाजिक आधार पर दिया। ठीक है, संविधान जो है सामाजिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, तो ये पहला कदम था आरक्षण के खिलाफ होने का। और उस समय आपने कोई स्टडी किए बिना 10% दे दिया। अब ओबीसी को जब आरक्षण देना है तो आप इस पर इफ एंड बट्स कर रहे हैं कि हमें उस 73 पे जाना है, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में और कह दीजिए कि हम तो इसी पर रहेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, या कह दीजिए कि हम गलती से ये कर दिया। और फिर ये कहना कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और अपना एफिडेविट नहीं पढ़ रही है, ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को यदि ये कह दे सरकार तो और गलती से लग गया जी। ये तो वैसे ही है जैसे राम सेतु पे कांग्रेस सरकार से कांग्रेस के सरकार पढ़ नहीं पाए, वो भी यही कह रहे थे, तो वही बात हो गई ना। नहीं, और आप ध्यान में हो, अच्छा याद दिलाया विनोद जी ने, राम सेतु पर बाकायदा सरकार ने हलफनामा बदला और पीयूष गोयल जी का बाकायदा बयान है उस पर, देखिए कि हमारी सरकार ने ये काम किया है। अब देखिए इस पर मध्य प्रदेश की सरकार आगे कोई और जवाब देती है या कदम उठाती है या नहीं। आपको तस्वीरें संभल की मैं दिखाता हूं। इस वक्त संभल में एक मस्जिद के ऊपर आज जो है एक्शन होने वाला था, क्योंकि अतिक्रमण का आरोप वहां पर सब लगा हुआ था। तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था कि वहां पर आज बुलडोजर चलेगा, लेकिन उससे पहले मस्जिद से जुड़े हुए जो लोग हैं, कमेटी के से जुड़े जो लोग होंगे, उन्होंने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया है। पहले सरकार से 4 दिन का समय इन्होंने मांगा था और थोड़ी देर पहले बुलडोजर ने यहाँ जो मैरिज हॉल बना हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया। सोचिए मस्जिद के पास ही मैरिज हॉल भी बन गया था। अब लोग खुद ही जो है जो हिस्से बढ़े हुए हैं उन सबको वो खुद ही तोड़ रहे हैं। संभल में आज पूरा मामला क्या था वो आपको बता दें। राया बुजुर्ग गांव के बुलडोजर में, यहां पर एक बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई। मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर मैरिज हॉल बना हुआ था, पहले वो तोड़ा गया, लेकिन मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष ने 4 दिन का वक्त मांगा। अब वो इसका अवैध निर्माण खुद ही तोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, संभल की तस्वीर। ऐसे एक मामला आपको याद होगा शिमला में हुआ था, संजौली मस्जिद का,
वो भी बड़ा लंबा प्रकरण चला, लेकिन फिर वहाँ भी यही हुआ कि आदेश अदालत का आए उससे पहले ही वहाँ जुड़े लोगों ने जो कुछ वहाँ जैसे कई मंजिल जो है गैरकानूनी तौर पर बनी हुई थी तो उसको गिराना शुरू कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सरकारी ज़मीन को घेर करके वहाँ पर निर्माण कर दिया गया था। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़ गए लाइव हमारे साथ। मनीष, एक बार ज़रा मामला डिटेल में बता दीजिए और आज क्या कार्रवाई होने वाली थी जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि लोग खुद ही कुछ हिस्सों पर हथौड़े चला रहे हैं। सौरभ, पहले तो आप तस्वीरें देख लीजिए, बिकॉज उसकी वजह यह है कि इन तस्वीरों के जरिए ये एक सांकेतिक तौर पे बहुत ही क्लियर कर दिया गया कि ये अवैध जो मस्जिद बनी थी, अवैध जो यहाँ पर कम्युनिटी हॉल था यानी मैरिज हॉल था, उनको अब तोड़ा जा रहा है। यहाँ से ठीक सामने आप देखिए तो यहाँ पे जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो इसे खुद तोड़ रहे हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अब उन्होंने डैमेज कर दिया, बाहर से इन्होंने और इसे तोड़ना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि ये जगह और साथ में मैरिज हॉल जो यहाँ पे मिंजार हुसैन है उनके नाम ये नोटिस इशू किया गया। 26/6/2025 को सबसे पहला नोटिस इशू किया गया और कहा गया कि दरअसल ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अवैध तौर पर है, जिसपे मस्जिद बनाया गया है, ये सरकारी जमीन है और इसके कोई कागजात नहीं है। अगर आपके पास कागजात है तो कागजात दिखाइए। और इसी वजह से जब कागजात ये नहीं दिखा पाए तो ये आदेश हुआ कि इसको तोड़ा जाए। और आप चारों तरफ देखिए, आप मस्जिद देखिए, ये बहुत बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर सब कुछ अनियमितताओं के आधार पर तैयार किया गया और बहुत ही इसे अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद यहाँ पर अब वो तैयारी हुई। जब यहां पर टीम पहुंची अपने बुलडोजर को लेकर तो उन्होंने कहा कि उनको समय चाहिए, 4 दिन का कम से कम समय चाहिए ताकि वो खुद इसको तोड़ सके। और यही वजह है कि जब मैरिज हॉल को तोड़ा गया तो उसके बाद जाकर जो यहां पर मस्जिद कमेटी है वो खुद यहां पर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं अब वो इसे यहां पर पूरी तरह से इसे बुलडोज करने की जो प्रक्रिया 4 दिन की जो उन्होंने टाइम मांगा था तो उस टाइम के आधार पर अब इसे उन्होंने स्वयं यानी खुद तोड़ना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि जो मस्जिद का आउटर स्ट्रक्चर है, उसके अलावा अंदर की दीवार है, उन सबको एक एक करके तोड़ा जा रहा है, यानी अवैध तौर पर ये बना हुआ है। ये आप खुद तोड़ रहे हैं क्या? जी। कहा गया उसके बाद आपने 4 दिन के लिए कहा था, उसके बाद आज से शुरू कर दिया ये सब तोड़ना? आज को उतार देंगे इसको। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अवैध तौर पर ये बना हुआ था, कितने टाइम से बना हुआ था? ये मालूम नहीं, बुजुर्गों को पता हमें। बुजुर्गों के टाइम से बना हुई थी। तो ये कितने दिनों में लगभग ये आप ये पूरा जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है इसे तोड़ पाएंगे? अगर इसको अब उतारेंगे, कानून का पालन करेंगे। लग तो है, कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जो कोई देखा गांव में कोई भी जो निकला तो ना, कानून का पालन करते हैं, दंगा फसाद न चाहते हम। तो ये यहाँ से एक बड़ी बात है जो कही गई कि इसे कोई जाति धर्म विशेष के तराजू पे तौल कर ना देखा जाए, उस चश्मे से ना देखा जाए, इसीलिए जो बाहरी स्ट्रक्चर है अब उसे डैमेज किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई थी उनको हटाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि करीबन 4 दिन के अंदर इसे पूरी तरीके से जमींदोज करना है। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर कोई भी उपद्रव ना हो, इसलिए स्थानीय लोग अपील भी कर रहे हैं। आप अपील भी कर रहे हैं लोगों से? बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल कोई दिखाई तो नहीं दिया, सब अंदर बिल्कुल जो हम कोई दंगा फसाद न चाहते, इसीलिए कोई भी निकला तो ना बाहर को, कानून का पालन करेंगे। ठीक। और अब आप देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है चारों तरफ, ताकि कहीं से भी कोई भी उपद्रव ना मचे। यहाँ पर चाहे पंप एक्शन गन हो, टीयर स्मोक्स हो, उन सब के साथ साथ यहाँ पर जो जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है और ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रव कहीं से भी कोई ना मचाए। और यही वजह है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है चारों तरफ। और यहाँ पर जो आउटर स्ट्रक्चर है उसके अलावा हथौड़ी, छेनी, हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो उसमें भी करीबन 4 से 5 घंटे जो मैरिज हॉल ओपन एरिया था उसको डैमेज करने में लगा, बुलडोज करने में लगा। तो अब यहां पर 4 दिन के अंदर इस पूरी मस्जिद जो कि अवैध तौर पे बनी है, जो यहां के एसडीएम हैं उन्होंने बताया कि 2 ऐसी एरियाज थे जो जहां पर इस इलीगल या अवैध तौर पर कंस्ट्रक्शन का निर्माण हुआ। जो यहां पे मिंजार हुसैन है उनके नाम पर नोटिस इशू किया गया। हमारी मिंजार हुसैन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं कब बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आबादी बढ़ी, लोगों के पास पैसे आए और फिर उसके बाद ये जो मैरिज हॉल है वो तैयार किया गया। यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं वो भी इसको पूरी तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो ड्रोन है उसके जरिए इसकी सर्विलांस की जा रही है ताकि कहीं से भी कोई भी आपत्तिजनक तौर पर कोई इस पे केस फाइल ना हो या कोई इसका गलत फायदा ना उठाए। तो इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है। एहतियातन सभी जो एक जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है उन सबको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये समय सौरभ यहाँ पे चारों तरफ की ये तस्वीर है
जहां पर ये जो मस्जिद है उसको खुद जमींदोज करने के लिए, बुलडोज करने के लिए जो यहाँ की मस्जिद कमेटी है, जैसा उन्होंने 4 दिन का वक्त मांगा था एसडीएम से और डीएम से, उन्होंने कहा था कि हमें 4 दिन दीजिए, हम खुद इसको बुलडोज कर देंगे, जमींदोज कर देंगे, और इसीलिए भी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये इस समय संभल की वो तस्वीर है जहां पर जो प्रशासन है उनके द्वारा ये कहा गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और देखिए ये एक अच्छी बात थी कि एक तो लोगों ने खुद ही इस जो वहाँ गलत निर्माण हुआ था उसको हटाने का काम शुरू किया, और दूसरा जिनसे आपने बात की उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से माहौल बिगड़े बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और हमने खुद ही लोगों से अपील की है कि जो भी कार्रवाई हो रही है इसको होने दें और आप लोग अपने घरों में रहिए, यही तरीका होना भी चाहिए। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा बिहार की राजनीति की बात करते हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों चेहरों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। विधानसभा चुनाव 2025 में भी सवाल यही है कि जनता किसे अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। बहुत से सर्वे आए पहले भी, तो एक ताजा सर्वे का जिक्र करते हैं। सी वोटर का सर्वे फरवरी से लेकर सितंबर 2025 तक जितने सर्वे हुए, इसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर, इनको लेकर जनता की राय में उतार चढ़ाव देखा गया। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन सी वोटर के सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2025 में 18% लोग उन्हें सीएम के रूप में पसंद करते थे, जून में यह घटकर 17% हो गया, और अगस्त में उनकी लोकप्रियता अब 15% पर आ गई थी, और अब सितंबर के जो लास्ट सर्वे हुआ है उसमें ये 16% पर पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह भी है कि उनके कामकाज को लेकर जनता अब भी संतुष्ट है। फरवरी में 58% लोग उनके काम से संतुष्ट थे, जून में 60% हो गया ये आंकड़ा, और सितंबर में 61%। मतलब है कि भले ही उनके मुख्यमंत्री बनने के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर अप्रूवल रेटिंग उसको आप कह लें, उसमें कुछ गिरावट नजर आ रही है, या यूं कह लें कि शायद लोगों को लग रहा हो कि आगे वो मुख्यमंत्री शायद नहीं रहे, लेकिन उनके काम पर जनता अभी भी भरोसा जता रही है। तेजस्वी यादव, उनकी लोकप्रियता की बात करें तो 2025 में 41% लोगों की पहली पसंद थे, जून में कुछ गिरा, 35% हो गया, अगस्त में 31% पर चला गया, और सितंबर में फिर उनकी लोकप्रियता 36% पर होगी। तो वो लगातार नंबर 1 पर बने हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उनकी वोट अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा जैसी राजनीतिक सक्रियता ने उनकी ग्राफ को फिर ऊपर पहुंचाया है। चिराग पासवान फरवरी में 4% लोगों की पसंद थे, जून में 10% हो गया, अगस्त में 9% पर आ गए, सितंबर में 10% पर। तो सी वोटर का सर्वे सबसे बड़ा सरप्राइज लेकिन अगर किसी को बता रहा है तो वो प्रशांत किशोर है। फरवरी में प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर 15% लोग देखना चाहते थे, जून में ये 1% बढ़ा, 16% हो गया, लेकिन सितंबर में सीधे 23% पर पहुंच गया है। मतलब 15% पर नीतीश कुमार है और 23% पर जी नीतीश कुमार से 8% ज्यादा, और कम है अभी, हालांकि तेजस्वी यादव से 13% कम है, लेकिन एक लंबी छलांग इस दौड़ में जो है प्रशांत किशोर ने चलाई है। तो मैं इन 2 बातों पर सर राय आपकी चाहता हूं। प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार बढ़ना, अभी हम सक्रियता शब्द इस्तेमाल किया तो आजकल सबसे ज्यादा सक्रिय यही है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज आरोप नेताओं के ऊपर, खासकर बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप, और खूब इंटरव्यू वो दे रहे हैं, मीडिया में छाए हुए हैं। क्या एक ये वजह हो सकती है? और नीतीश कुमार को चाह रहे हैं 15% लोग मुख्यमंत्री, संतुष्ट है 50% से ज्यादा। इसका मतलब देखिए, पहले तो प्रशांत किशोर बात कर लेते हैं। जो काम तेजस्वी यादव या दूसरे नेता अब कर रहे हैं जनता के बीच जाने का, वो प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से कर रहे हैं। पिछले 2 साल से लगातार यात्राओं के जरिए वो बिहार के एक गांव में घूम चुके हैं। शायद ही कोई गांव ऐसा बचा होगा बिहार का जहां प्रशांत किशोर न गए हों, और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमला कर रहे हैं बीजेपी पर, और ये कोशिश कर दिखा रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े मजबूत विकल्प के रूप में अपने को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या ये है कि उनके साथ उनका सामाजिक आधार वैसा नहीं है जैसा तेजस्वी के साथ है, या नीतीश के साथ है, या चिराग के साथ है। नीतीश कुमार ने की भी बहुत आबादी कम है उनकी सजाती, लेकिन उन्होंने एक अपना पूरा वर्ग तैयार किया था अति पिछड़ों का। प्रशांत किशोर उस वोटर को टारगेट कर रहे हैं जो महत्वाकांक्षी वोटर है, जो हर अक्रॉस द कास्ट लाइन है, वो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगले भी है, पिछड़े भी है, दलित भी है, वो युवा, वो महिलाएं, वो लड़कियां, जिनको जो बिहार की 35 साल की जो राजनीति है ना, 90 से लेकर 25 तक की, जो आरजेडी और जेडीयू और बीच में बीजेपी पार्टली, उस राजनीति से, जिसको सामाजिक न्याय की राजनीति कहा जाता है, मैं भी कहता हूँ कई बार की प्रयोग भूमि है, लेकिन वो प्रयोग भूमि कई विकृतियों का भी शिकार है, उससे लोग मुक्ति चाहते हैं। तो वो जो वर्ग जो मुक्ति चाहता है वो प्रशांत किशोर के लिए मुखर समर्थक के रूप में आगे आ गया है। तो प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है इसमें, इसीलिए बढ़ रहा है प्रशांत किशोर, क्यों? वो मुखर ज्यादा है, और सर्वे में जब आप मुखर लोगों से संपर्क करते हैं
तो ज़्यादा बढ़ करके अपनी राय देता है। ठीक है, अब रह गई बात नीतीश कुमार की, ये कॉन्ट्राडिक्शन है या इसमें आपको कोई मंशा दिख रही है जनता की कि 15% लोग दोबारा मुख्यमंत्री कितनी बार हो जाएंगे सर? 6, 7वीं 8वीं बार हो जाएंगे? 9 बार तो हो चुके 9 बार तो 10वीं बार मुख्यमंत्री देखना दोबारा चाहते तो नहीं कहिए, 10वीं हैं, बार। लेकिन संतुष्ट 50-55% है। नहीं, देखिए, सरकार जैसे चल रही है, सरकार के काम जो हैं उसमें संतुष्टि है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को लोग इसलिए नहीं कि भाई तुमसे हम बड़े नाराज हो गए हैं, सबका एक वक्त होता है और मुझे लगता है नीतीश जी को भी ये समझना चाहिए, उनकी पार्टी को भी ये समझना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको एक समय के बाद कुछ तो चेंज करना होता है, या तो वो अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव कर ले। अब नीतीश जी में अब क्या बदलाव होगा, तो बदलाव उस कुर्सी पर होना है। तो दरअसल जो लोग कामकाज के साथ हैं वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहते हैं, वो नीतीश जी के साथ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहते हैं, और इसीलिए बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा आता है। जब आप मुख्यमंत्री पूछेंगे तो कुछ और आएगा, सरकार पूछेंगे तो कहेंगे सब बढ़िया चल रहा है। तो मुझे लगता है ये भ्रम नहीं है, भ्रम वही है कि क्या 10वीं बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसका जवाब ये सर्वे या बिहार के लोग कह रहे हैं कि भैया आप बस करो, बहुत हो गया, अच्छा कर रहे थे लेकिन बहुत हो गया। बात अब पाकिस्तान की, जो इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस गया है। मुसलमान देशों का नेता बनने चला था पाकिस्तान, और अब उसके मंसूबों पर ट्रंप ही लगातार पानी फेर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ धोखा हो गया, कतर और इजराइल के बीच सब कुछ ठीक हो गया। नेतन्याहू ने खुद फोन करके कतर के प्रधानमंत्री से मामला, सारे झंझट खत्म कर लिए। अब पाकिस्तान की जो चौधरी बनने की मंशा थी वो अधूरी रह गई है। पाकिस्तान इन सारे मुद्दों को भुनाते हुए ही दरअसल मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी आर्मी का रुतबा दिखा करके न्यूक्लियर बम की बात कह के लीडर बनना चाह रहा था, न्यूक्लियर पावर का लालच देकर मुस्लिम देशों को धोखा देने की फिराक में था। लेकिन अब यह हसरत अधूरी है। पाकिस्तान की लीडरशिप अपने ही देश में घिर गई। फिलिस्तीन पर नेतन्याहू और ट्रंप का प्लान मंजूर करने के बाद आम जनता, पाकिस्तान में जो इस वक्त सत्ताधारी दल है पीएमएल नवाज, उसको छोड़ के जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने रिलीजियस बॉडीज़ हैं, जितने मौलाना हैं, सब के सब सरकार और सेना के खिलाफ हो गए हैं। और सब ये कह रहे हैं कि जब तक फिलिस्तीन बनने का कोई रोड मैप नहीं दिया जाता, जब तक ये ना पता चले कि आखिर गाजा में जो ये 65,000 लोग, 66,000 लोग मारे गए हैं, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा, इनकी ज़मीन पर दोबारा कब्जा नहीं करेगा इजराइल, इसकी गारंटी जब तक नहीं मिलती, तब तक इस प्लान को तुमने स्वीकार कर कैसे लिया। कल भी हमने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान जो है कुछ बहुत उसको सोच रहा था कि वो बहुत बड़ा कारनामा कर रहा है, और ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर उसको चूना लगाया है। अब पाकिस्तान के एक रिलीजियस नेता हैं, इनके सांसद भी हैं, फजलुर रहमान, इनकी अपनी एक पार्टी है, इन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर सीधे सवाल उठाए, आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों, अब तो तुम्हारे नेता भी बोलने लगे, उन्होंने कहा अपने मतलब के लिए चाल चल रहे हैं और पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, नुकसान हमारा ही हो रहा है। अब जब झंझट बढ़ा तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने पूरे मामले पर आकर के सफाई दी। इशाक डार ने कहा कि अजीब बात करते हैं आप लोग, हमने तो शांति का प्रस्ताव स्वीकार किया है, क्या आप लोग चाहते हैं कि इजराइल वहां पर और फिलिस्तीनियों को मारे? अब आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या, अचानक क्या हो गया ऐसा, ये लोग तो हीरो बने हुए थे कि हमने गाजा की जंग रुकवानी है। तो मैंने कल भी कहा था वेल प्लेड इजराइल, और अब आज कह रहा हूं वेल प्लेड ट्रंप एंड इजराइल। आप सोचिए कितनी शातिर तरीके से इन्होंने दुनिया के मुस्लिम देशों को राजी किया। सबसे पहले ट्रंप ने एक प्लान बनाया नेतन्याहू से मिलकर, वो प्लान सबसे पहले मुस्लिम नेताओं को दिखाया गया, इसमें शहबाज शरीफ भी गए थे, टर्की वाले, इंडोनेशिया के तमाम, इजिप्ट के सब लोगों को बैठाया, ये हमारा प्लान है। जब तक उस पर बात होती, इतने में ट्रंप की सहमति से, भले ही उन्होंने कुछ ना कहा, ये वेस्ट के विश्लेषक ही मान रहे हैं, ट्रंप की सहमति पर कतर में जाके इजराइल ने बम गिराया ताकि कतर को खड़काओ, क्योंकि ये मुस्लिम देश ताकि उस प्लान के लिए राजी हो जाएं। कतर को डर लगा, कतर ने बाकी देशों के साथ मिलकर उस प्लान को मंजूरी दी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और कल आपने खबर देखी कि एक नेटो जैसा पैक्ट जो है वो अमेरिका ने कतर के साथ कर लिया कि अब अगर तुम पर कोई हमला करेगा तो हम जवाब देंगे, तुम चिंता मत करना। ये बात तो वो पहले से भी कहता आ रहा था। लेकिन अब इस सब के बाद सबसे बड़ा धोखा जो इन देशों के साथ हुआ, खासकर पाकिस्तान, वो ये आरोप यही लोग लगा रहे हैं कि नेतन्याहू ने जो ड्राफ्ट प्लान का हमें दिखाया गया था, ट्रंप से मिलकर बाद में उसको भी बदल दिया। मतलब अब जो प्लान बताया जा रहा है गाजा का, वो प्लान नहीं है जो इन मुस्लिम देशों ने देखा।
तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं, इसमें कुछ हम अमेंडमेंट्स चाहते हैं, और जब तक वो अमेंडमेंट पूरी नहीं होंगी तब तक हम गो अहेड अपनी तरफ से मंजूरी इस प्लान को नहीं देंगे। लेकिन अब इनको पूछ कौन रहा है? हम पहले तो कह चुके होगी हाँ ठीक है, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। सर हमने कल भी इस पर चर्चा की थी और तब भी मैंने कहा था कि नो फ्री लंचेस, ठीक है, और तब भी ये चर्चा हो रही थी 72 घंटे हमास के होंगे। उस वक्त भी हमने इस पर चर्चा की कि इतना आसान नहीं होता, फाइन प्रिंट्स जब तक आप इस तरह के समझौते के नहीं देखते, इसलिए हमास ने ठीक किया ना, उसने कोई उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया है। तो जब तक फाइन प्रिंट्स नहीं देखे जाएं एक बड़े लेवल पर, ये आपकी बात ठीक है कि इजराइल ने, नेतन्याहू और ट्रंप ने एक बहुत शानदार कार्ड खेला और उसमें सब लोगों को अपने जाल में डाल लिया, और अब मोटे तौर पर आप सहमत हो गए। तो बारीक चीज़ों में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फंसा पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान फिलिस्तीन को लेकर किस तरह से अपनी इनसे तो फोर्स भी मांग ली है ना ट्रंप ने कि वहां जो वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स लगाना है, उसमें ये भी भेजे अपने सिपाही। सबसे ज़्यादा इन्हीं सिपाही जाएंगे, सबसे ज़्यादा इन्हीं के जाएंगे। वैसे भी गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान के 25,000 ज़्यादा सिपाही तैनात रहते हैं हमेशा। यहाँ तक कि वहाँ के जो रॉयल्स हैं उनकी सिक्योरिटी में पाकिस्तानी सिपाही रहते हैं, सैनिक रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिपाही तो इन्हीं की जाएंगे। अब गार्ड मत बोलिए आप उनको, फौज को गार्ड मत बनाइए, पाकिस्तानी गार्ड का ही काम करते हैं। नहीं सर, जो करें एक तो सऊदी अरब में वो गार्ड हैं रॉयल्स के, और दूसरा भिखारी हैं जिनको भगा दिया जाता है, बार बार सऊदी अरब से आता है। नहीं तो अब ये पाकिस्तान जो है इसकी गर्दन बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। अंदर देश में लोग बहुत नाराज हैं, क्योंकि आपने 70 साल तो लोगों से ये कहा कि इजराइल जो है ये तो देश ही नहीं होना चाहिए था, खिलाफ थे, यहूदियों के खिलाफ आपने जहर बोला सारी जिंदगी, और अब उस इजराइल के साथ ही मिलकर आपको उस प्लान को मंजूरी भी देनी है और बाद में जाके इजराइल को आपको डिप्लोमेटिकली स्वीकार भी करना पड़ेगा। सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ दूं समीर जी, अभी मैंने आज ही एक वीडियो देखा, पाकिस्तान में यूके के एक पूर्व डिप्लोमेट, उनका इंटरव्यू हो रहा था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ये जो अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ, ऐसा ही पैक्ट अब कतर और अमेरिका के बीच में हो गया, तो ये क्यों हो रहा है? मैं हैरान हो गया उनकी राय सुन के। उन्होंने कहा इसको सीधे जोड़ के देखना चाहिए आपको 10 मई से। 10 मई ऑपरेशन सिंदूर का आखिरी दिन, जब भारत ने 11 एयरबेसिस पर पाकिस्तान के मिसाइल दागी थी। उनका कहना यह था कि ये सब कुछ जो हो रहा है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, यूके के डिप्लोमेट पाकिस्तान में थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये उस दिन का आफ्टर शॉक है जो आप अभी तक महसूस कर रहे हैं। उस दिन ऐसा सदमा लगा था पाकिस्तान को, उसका पूरा सिक्योरिटी अपैरेटस हिल गया था, वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। यही झटका अमेरिका को भी लगा कि भारत ने ऐसा जवाब दिया। को भी लगा ये। अब वो कह रहा है कि आपको लगता है कि डरा हुआ कतर है, डरा हुआ सऊदी अरब है, डरा हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया में मुस्लिम मुल्कों के बीच में ऐसे पैक्ट हो, ये इसके पीछे की वजह है निश्चित रूप से। लेकिन अभी जो हम आज जो देख रहे थे कि पीओके में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के खिलाफ एक आंदोलन हो रहा है, एक विद्रोह हो रहा है, आने वाले दिनों में जिस तरीके से इन्होंने जो अभी ट्रंप साहब के साथ समझौता करा है इनके सेना प्रमुख ने और शहबाज शरीफ ने, उसके खिलाफ पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरेगी। और मुझे लग रहा है कि अब इनको पाकिस्तान की जनता ही सबक सिखाएगी, क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने जो डिसीजन ले लिया है, पाकिस्तान के अवाम इससे बहुत नाराज है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इसका जमीन स्तर पर बहुत विद्रोह होगा। और इमरान खान तो पहले ही बोल चुके हैं, इमरान खान ने चिट्ठी जारी कर दी है, इमरान खान रोज चिट्ठी जारी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार को बचना बहुत मुश्किल होगा, जनता सड़कों पर उतरेगी और फिर शहबाज शरीफ को अमेरिका में शरण लेना पड़ेगी, सेना प्रमुख को चाइना में शरण लेना पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा बवाल होने की तैयारी हो रही है और ये अब तय मानना आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहानी बुनते बुनते कहीं नहीं, जैसा नेपाल में हुआ है वैसा ही पाकिस्तान में होगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भाई आपने फिलिस्तीन की बात करते हैं, धोखा मान रहे हैं लोग पाकिस्तान के, कि आपने धोखा करा हमारे इनके ऊपर। एक तो पहले से तोहमत है कि 1970 में कभी जॉर्डन में 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा था। जियाउल हक उस वक्त वहाँ ब्रिगेडियर हुआ करता था, कर्नल हुआ करता था। तो वही अब आशंका दोबारा लोग कह रहे हैं कि अब तुम्हारे हाथों ही हमास को मरवाएंगे, क्योंकि हमास इतनी आसानी से हथियार छोड़ने वाला नहीं है। अब आसिम मुनीर को लेकर, किसी देश के सेना प्रमुख को लेकर उस पार्लियामेंट में क्या किया जाता है आप देखिए जरा। आसिम मुनीर 4 महीने में 2 बार ट्रंप से व्हाइट हाउस में जाके मिल चुका है और इसको बड़ी अचीवमेंट मानता है। व्हाइट हाउस में इस बार ट्रंप से मुलाकात में एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो एक ये बक्सा सा खोल के उसके अंदर कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल्स हैं वो ट्रंप को दिखा रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक व्यक्ति ने खड़े होकर सवाल पूछ लिया कि ये आदमी किस हैसियत से वहां ये हमारे खनिज जो है वो ट्रंप को बेचने के लिए गया, कौन है ये?
आज किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहा है कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। ये जो 20 नुकाती पॉइंट और जिसमें बोला गया है ट्रंप ने कि ये हमारे साथ पाकिस्तान वालों ने माना है, ये किस पाकिस्तान ने माना है? आई एज अ सेनेटर डोंट नो इट। ये मेरे सेनेटर दोस्त बैठे हैं, कोई बता दे कि ये 20 नुकात जो पाकिस्तान जाके मान चुका है, किसी के साथ कोई मशवरा हुआ है, ये हुकूमत वाले बता दे। तारड़ साहब बैठे, इनफैक्ट वो बता दे मेरे ख्याल में। आई एम सॉरी टू से, लेकिन द फैक्ट्स आर अ बिट डिफरेंट। जो सवाल ये पूछ रहे हैं उसका जवाब भी पाकिस्तान के पत्रकार दे रहे हैं कि ये जो रेयर अर्थ मेटल को एक्सकेवेशन की जो डील हुई है, ये इनकी पाकिस्तान की सेना की एक एजेंसी है, उसके साथ वो डील की है अमेरिका की एक कंपनी ने कि हम तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम्हारे यहाँ से हम ये मिनरल्स वगैरह जो हैं ये सब हम ज़मीन के अंदर से निकालेंगे। वो आर्मी की एजेंसी के साथ वो डील कर रहा है। लेकिन क्या इज्जत है त्रिपाठी जी किसी सेना प्रमुख की? अब उसने तो अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया। लोग पूछ रहे हैं, तुम्हारा सेनेटर खड़ा होकर कह रहा है कि तुम तो सेल्समैन से ज़्यादा कुछ नहीं हो। नहीं देखिए, एक तो एक ये मजाक है, जिस तरह से वो रेयर अर्थ मिनरल को प्रदर्शनी लगा रहे थे, ऐसे होता नहीं है। लेकिन ठीक है, वो फिल्म में होता था कि लाल रंग का एक कांच रख दो, एक हरे रंग का रख दो, एक ऐसे होता है। तो ये वो दूसरा, आपने कहा कि समीर जी बहुत अतिरेक तक चले गए, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये वाला तो पाकिस्तान में होगा भाई। दौड़ा दौड़ा के पीटे जाएंगे लोग, इसलिए नहीं कि ये कोई भारत से लड़ रहे हैं इसलिए पीटे जाएंगे। अरे इतना तमाशा बना के रख दिया है उस मुल्क का, जब देखो तब बेइज्जत करा रहे हो। फिर जो बुनियाद है, बुनियाद क्या है? इस्लाम की बुनियाद है। बुनियाद क्या है? मुस्लिम देशों की बुनियाद है। और आप वहां भी जाके ट्रंप के आगे ऐसे बिछ गए हो कि मुस्लिम देशों पर ही आपके जरिए वो हमला करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए और पाकिस्तान के जो असली हुक्मरान है, यानी वहां सेना और ISI, उनके लिए संकट के दिन शुरू हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक तरफ की नहीं। आज हमने जब कहानी कुर्सी की शुरू की थी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, यानी जो एकदम हमारा हिस्सा है, ये भी हमारे हिस्से हैं, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा, लेकिन POJK से शुरू किया था। वहां लोग वर्दी उतार चुके हैं, इनकी कपड़े बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, इनको पटक पटक के मार रहे हैं। अब अगला जो चरण है वो इन लोगों की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे तो ये हकीकत बनती दिख रही है। और जो सांसद है मेरे ख्याल से जो खान साहब, उनका जो गुस्सा है वो गुस्सा सामान्य नहीं। भाई आप तमाशा बना दियो। ऐसे दुनिया में कहीं कोई चरणों में बिछ के जाता है। आपके घर का था कि आप किसी के यहाँ गए तो अच्छी वाली मिठाई लेके चले गए बड़े आदमी के यहाँ। एक सर कंट्रोवर्सी जो हमारे यहाँ हुई, इसका थोड़ा इंटरनेशनल लिंक है, तो वो खबर आपको मैं दिखा देता हूँ। कांग्रेस पार्टी के अंदर झगड़ा किस बात को लेकर कि 2008 में मुंबई हमले जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किए, उसके बाद तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको याद होगा अभी गृहमंत्री पी चिदम्बरम का, उस वक्त माफ कीजिएगा गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री, इनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो गया। इंटरव्यू को लेकर दो बातें कही गई कि उसमें चिदम्बरम ने यह बोला कि मैं चाहता था पाकिस्तान पे कार्रवाई करें, सैन्य कार्रवाई करें, प्रधानमंत्री को मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि हम डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करेंगे और हमने फौजी एक्शन नहीं लिया। एक और बात भी चिदम्बरम के हवाले से ही खूब वायरल हुई कि यह अमेरिका का दबाव था, अमेरिका के दबाव की वजह से हमने सैनिक कार्रवाई नहीं करी। अब इसकी सच्चाई की बात 1 मिनट में, इस पर उन्हीं से सवाल पूछ लिया कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने। उन्होंने कहा पहले चिदम्बरम साहब ये बताएं 17 साल के बाद किसी इंटरव्यू में ये बात वो क्यों कह रहे हैं? आज तक क्यों नहीं कही, अब क्यों कह रहे हैं, ये जानते हुए कि इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। सामने एक चुनाव खड़ा हुआ है, सुनिए। 18 साल 17 साल के बाद क्यों चिदम्बरम साहब खामोश रहे? आपने उसी वक्त क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? आप होम मिनिस्टर थे, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज इस बयान को देने की क्या मजबूरी थी? राहुल गांधी के हाथों को आप कमजोर करना चाहते हैं? आपकी क्या मजबूरी है? आप क्यों बीजेपी को ताकत देना चाहते हैं?
आप क्यों कांग्रेस और राहुल गांधी को कमजोर करना चाहते हैं? कांग्रेस में रहते हुए इस तरीके का कदम गलत कदम है। वैसे तो राशिद अली आपको बहुत एक्टिव नहीं है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन फिर भी एक वक्त पे काफी दिखते भी थे, सांसद ही रहे हैं, एक्स एमपी हैं। तो अब चिदम्बरम साहब सांसद बीएसपी से थे इस पर सर, लेकिन चिदम्बरम साहब को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि मैंने इंटरव्यू में कहीं नहीं कहा कि अमेरिका का दबाव था। हाँ, ये उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया, लेकिन उसके बाद मुझे ये कहा गया कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस है, वो इस पक्ष का है कि हमें डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए और हमने वो रास्ता चुना। तो अब फॉरेन मिनिस्ट्री किसके दबाव में थी? फिर फॉरेन मिनिस्टर कौन था उसमें, पहले तो ये सोचो। विदेशी ताकतों का विदेश मंत्री कौन था? तो 2008 में देख लें आप कौन था विदेश मंत्री, निकालना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। प्रणब मुखर्जी थे शायद। हाँ नहीं, लेकिन क्या ये इनका स्टेटमेंट बहुत डैमेजिंग है जो राशिद अल्वी कह रहे हैं, राहुल गांधी के हाथ कमजोर करने वाला है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी के हाथ कमजोर हो ना हो, लेकिन कांग्रेस को तो निश्चित रूप से एक तरह से कटघरे में खड़ा करने वाला है ना, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हमने घर में घुस के मारा, भाई मारा भी, दो स्ट्राइक्स की, एक लैंड स्ट्राइक, एक एयर स्ट्राइक से ऑपरेशन सिंदूर। दूसरी तरफ जब कांग्रेस में सवाल उठाती है ऑपरेशन सिंदूर को लेके या उसके पहले उठाया, तो चिदम्बरम साहब का बयान भाजपा को और ताकत देता है कि भाई देखिए आप तो अपने मौके पर जो है पीछे हट गए जब आपको करना था हमला। तो निश्चित रूप से इस वक्त इस तरह के बयान जो है सरकार पार्टी के स्टैंड को कमजोर करते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको सौरभ जी, चिदम्बरम साहब ने तो अपना सच बयान कर दिया कि मनमोहन सिंह क्यों दब गए, क्यों पीछे हट गए, जो भी कारण रहा हो, लेकिन 8 महीने बॉर्डर पर सेना लगा करके पार्लियामेंट अटैक के बाद अटल जी पीछे क्यों हटे थे, इस पर कोई आज तक नहीं बोलेगा, क्योंकि बीजेपी का अनुशासन अपनी जगह है। कांग्रेस में आ जाती है बात ये, क्योंकि वो भी तो बहुत बड़ा हमला था ना देश पर, देश संसद पर हमला जी। और उसके बाद 8 महीने तक ऑपरेशन पराक्रम हुआ, सेना लगी रही, एक जनरल साहब आगे बढ़ गए, उनको हटा दिया गया वहां से, और उसके बाद तो ये दबाव सरकारों पर कब कैसे कहां से होते हैं, ये अमेरिका का दबाव था या उस वक्त सरकार की कमजोरी थी? दोनों चीजों का मतलब एक ही होता है। अमेरिका का दबाव है और सरकार नहीं, कमजोरी तो ये भी हो सकती है कि भाई हम नहीं इस लड़ाई मोल लेना चाहते। नहीं, मोल नहीं लेना तो अपना फैसला होता है, वो निर्णय अलग तरीके का होता है, वो नहीं है। देखिए, इसमें जो बात कही है, वैसे तो चिदम्बरम साहब की बात को कोई इतना नॉन सीरियसली आप मत लीजिए कि कोई बात का कोई मायने नहीं है। तो वो नाई बाल कितने वो सामने आ जाएंगे थोड़े। पहले मनीष तिवारी भी कह चुके हैं इस तरह की बात, तमिलनाडु के जब चुनाव होंगे तब। लेकिन जो वो बात कह रहे हैं उसमें यदि वो ये भी कह रहे हैं, एक तो मैंने वो इंटरव्यू देखा, उसमें जब ये बात हो रही है कि विदेश मंत्रालय को कहा गया, तो विदेश मंत्रालय किसके दबाव में आएगा? अमेरिका की बात होगी ना। यदि विदेश मंत्रालय कहाँ, डिप्लोमेसी की बात कहाँ पर आती है, तो अमेरिका के साथ ही वो बात जुड़ेगी। और उस बात का मायने नहीं है कि वो 18 साल बाद बोले कि 17 साल बाद बोले। बीजेपी के लिए तो ये बड़ा मौका ही है, वो तो हमेशा से इस बात पर लड़ाई लड़ी रहे हैं कि जो 26/11 हुआ उसके बाद जो सरकार थी उसने ठीक रुख नहीं अपनाया। इस बात को उन्होंने ज़्यादा पुख्ता किया है, और अमेरिका का दबाव है, ये और ज़्यादा बड़ी बात होगी। अमेरिका के दबाव का सीधा सा कारण वो विदेश मंत्रालय की जब बात कर रहे हैं, क्यों विदेश मंत्रालय, नहीं तो वो कहते सरकार का फैसला था ना, विदेश मंत्रालय को उन्होंने अलग से स्पेसिफिकली बोला, तो उसका मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव उस पर रहा होगा। और अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं आई है कि क्या होना नहीं होना, लेकिन इसका पॉलिटिकल 2008 से 2009 तक भारत के विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी थे, लेट प्रणब मुखर्जी 2006 से 2009। लेकिन आप लोग इतना घुमा कर क्यों बात कर रहे हैं? अमेरिका का दबाव, विदेश मंत्रालय का दबाव, अरे एक लाइन की बात भैया, सरकार कमजोर थी, सेना हमारी नहीं कमजोर थी, सेना तो तब भी वैसे थी, सरकार कमजोर थी। सरकार मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह और सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी, सुपर से ऊपर राहुल। अब इसका कोई वाकई नुकसान राहुल गांधी को होने वाला है, ये अभी आगे पता चल जाएगा। अटल जी बात में कमजोर है। राशिद अल्वी आजकल कांग्रेस में एक्टिव नहीं है, तो कांग्रेस में एक्टिव कौन लीडर से बता दीजिए। अच्छा, चलिए ठीक, तो बहुत शुक्रिया। आज इतना ही कहानी कुर्सी की में